In this lecture, we'll discuss about the second type of continuous probability distribution, that is the normal distribution. Okay, normal distribution. This distribution is the most important probability distribution in statistics. It fits into many natural phenomena, that is heights, blood pressure, measurement error, and IQ scores follow the normal distribution. क्योंकि normal distribution जो है वो बहुत सारे इसके areas of applications हैं, तो इसलिए ये बहुत important भी है और इसके uses बहुत ज़्यादा हैं. It is also known as the Gaussian distribution and the bell curve. Gaussian distribution हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्रेडरिक गॉस के नाम पर ये रखा गया है, जिन्होंने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट की थी, एरर्स से उसकी इक्वेशन फाइंड आउट की थी. और बेल कर्व इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है दैट इज सिमिलर टू अ बेल. तो जिस तरह कोई बेल की शेप होती है उस तरह से उसका कर्व बिल्कुल ऐसी बनता है, तो इसलिए इसका नाम बेल कर्व भी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. The normal distribution is a probability function that describes how the values of a variable are distributed. ठीक है, इसको जब हम इसके कर्व्स देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा होगा. वैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इसमें हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट होता है उसकी हम बात करते हैं और उससे हम कैलकुलेट करते हैं. तो इसलिए वैल्यूज़ कितनी मीन से हटी हुई हैं या कितनी दूर हैं या कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या कितनी वेरी करती हैं मीन से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. It is a symmetric distribution where most of the observations cluster around the central peak and the probabilities for values further away from the mean taper off equally in both directions. यानी कि ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है. सिमेट्रिक का मतलब मीन के एक तरफ और मीन के दूसरी तरफ, यानी कि मीन के राइट और मीन के लेफ्ट पे इक्वल ग्राफ बनता है, इक्वल शेप का ग्राफ बनता है. ठीक है, ये हम आगे देखेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में. अच्छा, और ज़्यादातर जो वैल्यूज़ होती हैं डेटा सेट में वो सेंट्रल पीक यानी कि मीन के करीब करीब होती हैं. और और वो वैल्यूज़ जो एक्स से यानी कि जो मीन है, मीन से जितनी दूर वैल्यूज़ होंगी एक्स की उतनी उसकी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है. और दोनों तरफ चाहे वैल्यूज़ राइट साइड पे कम होती रहे या वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ्ट साइड पे होती रहे, जितना दूर जाएंगी मीन से उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती रहेगी. Extreme values in both tails of the distribution are similarly unlikely. यानी कि वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना, जितना बेल शेप्ड कर्व है तो जितनी वैल्यूज x की एक्सट्रीम वैल्यूज पे होती जाएंगी, साइड पे होती जाएंगी यानी कि मीन से दूर, उतनी जो है वो वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती रहेगी. यानी अनलाइक ज़्यादा होती रहेंगी यानी कि प्रोबेबिलिटी कम होगी उनकी. अच्छा, डेटा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड आउट इन डिफरेंट वेज. अब इस ग्राफ में अगर हम देखें यहाँ वैल्यूज़ यूनिफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं है. वैल्यूज़ यहाँ शुरू में इंक्रीज़ हो रही हैं, देन कम हो गई, फिर वैल्यू यहाँ इंक्रीज़ हुई, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, फिर हाईएस्ट वैल्यू पहुँच गई यानी कि पीक आ गया यहाँ कर्व का, और फिर एकदम लो और फिर उससे बहुत कम लो. यहाँ पर देखें राइट साइड पे, यहाँ वैल्यूज़ जो हैं वो राइट साइड पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है. यहाँ मतलब वैल्यूज़ एक बहुत कम थी, फिर एकदम हाई हो गई, देन हाईएस्ट हो गई, पीक पे चली गई, और फिर कम होते होते फिर उसमें भी कम ज़्यादा होके होके वैल्यू यहाँ तक आ गई. या फिर डेटा जो है वो जम्बल्ड अप हो सकता है, जैसे कि थर्ड फिगर में है इधर, एकदम हाई फिर एकदम लो, फिर हाई अगेन लो, फिर थोड़ा सा हाई हो गया, फिर उससे ज़्यादा ऊंचा हुआ, फिर हाईएस्ट हो गया, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम. तो ये भी जम्बल्ड अप है, डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब ये वाला कर्व जो है जो यहाँ फोर्थ फिगर में शोन है, दिस इज कॉल्ड अ बेल कर्व. अब यहाँ देखें वैल्यूज एक रिदम से हाई हो रही हैं, हाई होते होते ये हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंचा, हाईएस्ट वैल्यू के बाद फिर कम होता रहा और होते होते फिर ये लोएस्ट पे आ गया. अब अगर हम इन सारे जो इनके पीक्स हैं उनसे एक ग्राफ बनाएं, सो दिस विल फॉर्म अ बेल कर्व. जो कर्व की शेप आएगी वो एक बेल शेप्ड कर्व आएगी, और इसी को हम कहते हैं अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो भी ग्राफ जो इस फिगर को फॉलो करता हो, जिसकी डेटा वैल्यूज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको हम कहेंगे अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. The density of the normal random variable x with mean mu and variance sigma square is defined as n of x given mu and sigma, that is equal to
1 upon square root 2 pi into sigma and whole into e to the power minus 1 upon 2 into sigma square whole into x minus mu whole square, और x का इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, where pi is 3.14159 and e is equal to 2.71828. अच्छा, ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का किसी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x अगर हो उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, मगर ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना बड़ा फार्मूला एक्चुअली यूज़ नहीं करना होता हमको, हम टेबल्स की फॉर्म में यूज़ कर रहे होते हैं, और प्रोबेबिलिटी जो है वो हमको एरिया अंडर द कर्व से हम कैलकुलेट करते हैं और सॉल्व हो जाता है आराम से। A continuous random variable x having the bell-shaped distribution is called the normal random variable. The mathematical equation for the probability distribution of the normal variable depends on the two parameters mu and sigma, that is its mean and standard deviation respectively. Hence we denote the values of the density of x by nx, mu and sigma. तो ये फॉर्मूला वैसे आप जहन में रखें। अब इसमें देखें जो दो पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं वो सिंपल क्या है, सिग्मा और म्यू, यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो यूज़ होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जब तक कोई डेटा हमारा बेल शेप्ड या बेल कर्व की फॉर्म में हो तो इसका मतलब है कि डेटा जो है हमारा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और एक ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। इस वजह से जो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, यानी कि जिसकी हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे, वो बेसिकली फाइंड आउट की जाती हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, जिसमें म्यू यानी कि मीन और सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हो रहा है। अच्छा, अब ये देखें, ये तीन अलग टाइप्स ऑफ कर्व्स दिए हैं आपको, जिसमें फर्स्ट कर्व में देखें ये नॉर्मल कर्व्स हैं विद म्यू वन लेस देन म्यू टू एंड सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू। दो कर्व्स हैं, दो अलग अलग सेट ऑफ डेटा है, और इसका मीन जो है यानी कि मीन ऑफ कर्व वन दैट इज लेस देन मीन ऑफ कर्व टू, यानी म्यू वन इज लेस देन म्यू टू, तो इसलिए एक्स एक्सिस पे म्यू वन पहले आएगा और म्यू टू बाद में आएगा। अच्छा, अब हमने कर्व फाइंड आउट कर लिया, और जबकि इनके स्टैंडर्ड डेविएशंस जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि जितना डेटा वैरी कर रहा है दैट इज इक्वल। तो आप देखें, इसलिए कर्व की जो शेप है वो सेम है, मगर जो कर्व की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। कर्व की शेप सेम क्यों है, वो इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू, और शेप की पोजीशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जाहिर है ये जो इसका सेंटर आएगा, कर्व का जो सेंटर आता है वो मीन के ऊपर लाई कर रहा होता है, यानी एग्जैक्टली अबव वेयर द मीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इसकी पीक पे जा रही होगी इसके कर्व की। तो अब ये चूंकि डिफरेंट मीन्स हैं इन दोनों कर्व्स के, तो इसलिए इसकी पोजीशन चेंज है, क्योंकि जो मिडिल वैल्यू है वो डिफरेंट है, मीन जो है। अच्छा, सेकंड ग्राफ में देखें, यहाँ मीन सेम है, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, तो इसलिए जो ग्राफ का सेंटर है वो सेम है, यानी बोथ द ग्राफ्स आर सेंटर्ड एट द सेम पोजीशन, मगर इनके स्टैंडर्ड डेविएशंस डिफरेंट है। सिग्मा वन इज लेस देन सिग्मा टू, यानी कि कर्व वन के जो सिग्मा है दैट इज द डेविएशन वो कम है। तो कर्व वन की जब डेविएशन कम है, इसका मतलब है कि कर्व वन की जो वैल्यूज हैं वो मीन के ज़्यादा करीब हैं। तो इसमें से अगर आप खुद सोच के बताएं बजाय इसके जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ऊपर, आप देखें सिग्मा वन कौन होगा, ये वाला जो कर्व जो ज़्यादा ऊपर जा रहा है, जो लंबा जा रहा है ऊपर तक, ये सिग्मा वन इस कर्व का होगा, दैट इज दिस कर्व इज ऑफ कर्व वन। वो क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यूज कम डेविएटेड है मीन से, क्योंकि इनका सिग्मा वन हम कह रहे हैं वो कम है सिग्मा टू से, और सिग्मा क्या शो करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज दी वेरिएशन फ्रॉम मीन, मीन से कितना दूर है डेटा। तो मीन से यहाँ डेटा कम होगा, कम दूर होगा बनिस्बत कर्व टू के, क्योंकि सिग्मा टू कर्व टू का ज्यादा है, यानी कि इसकी जो डेटा वैल्यूज हैं वो मीन से ज्यादा दूर हटी हुई होंगी, डेविएटेड होंगी, इसलिए इसका कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है। देखें, इसकी यानी कि एक्स की वैल्यूज वो एक्चुअली यहाँ से शुरू हो रही हैं इस पॉइंट से, और ये होते होते यहाँ तक जा रही हैं। तो कर्व टू ये वाला है जिसपे सिग्मा टू लिखा हुआ है, और इसलिए क्योंकि इसकी जो डेविएशन है वो ज्यादा है। द थर्ड कर्व देखें, इसमें म्यू वन और म्यू टू ये दोनों भी डिफरेंट है, यानी कि म्यू वन जो है वो लेस देन म्यू टू है, क्योंकि म्यू वन एक्स एक्सिस पे पहले लाई कर रहा है और म्यू टू बाद में, और सिग्मा वन इज लेस देन सिग्मा टू,
वो भी क्यों? क्योंकि सिग्मा 1 का मतलब ये कि इसकी वैल्यूज कम डेविएटेड है, तो इसका जो कर्व आएगा वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा कर्व इसका। और सिग्मा 2 जो है वो चूंकि ज़्यादा है, तो इसलिए इसका कर्व जो है वो फैला हुआ होगा, यानी कि वो दूर से शुरू हो रहा होगा और दूर जाके ख़त्म हो रहा होगा। अब इस ग्राफ में दोनों कर्व्स के मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशंस दोनों डिफरेंट हैं, तो इसलिए इनका देखें, इनका जो सेंटर पॉइंट है वो भी डिफरेंट है और जो इनके पीक्स हैं वो भी डिफरेंट हाइट्स के हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं जिनसे हम ये नहीं है, ये सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारे नॉर्मल ग्राफ्स ही हैं किसी रैंडम वेरिएबल x के, जो कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, और फिर इससे आगे हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। Okay, properties of a normal curve. Based on the inspection of the above figures and the examination of the first and second derivatives, the following properties of the normal curve are stated. The mode which is the point on the horizontal axis where the curve is a maximum occurs at x is equal to mu. यानी कि ये point जो है mu, this is the mean, median and mode of the curve. यानी कि इस वैल्यू पर मीन भी है, मीडियन भी यही वैल्यू है और मोड भी यही वैल्यू है, जिसको हम म्यू से शो कर रहे हैं नॉर्मल कर्व में। द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू द मीन म्यू। यानी कि ये ग्राफ, मैं इससे पहले भी मैंने बताया कि दिस इज सिमेट्रिक, यानी कि अगर हम इस ग्राफ को फॉर एग्जांपल इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग अगर हम फोल्ड करें, तो ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट जो है ये इसके ऊपर जाकर बिल्कुल फोल्ड होगा। इसका मतलब है ये इसका बिल्कुल इमेज है, यहाँ ये वैल्यूज ऊपर जा रही हैं तो यहाँ ये वैल्यूज बिल्कुल नीचे जा रही हैं। That means this graph is symmetric. The curve has its points of inflection at x is equal to mu plus minus sigma. Points of inflection वो होते हैं कि x की वो वैल्यूज जिन पे ग्राफ अपनी शेप चेंज कर रहा है, यानी कि अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर वो कॉन्केव अपवर्ड है तो कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाएगा, और कॉन्केव डाउनवर्ड है तो अपवर्ड हो जाएगा। ये हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव को जीरो को इक्वेट करके। तो वो जो इतनी बड़ी इक्वेशन थी नॉर्मल कर्व की, उसको अगर आप जीरो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो को इक्वेट करें तो x की यही वैल्यूज आएंगी, म्यू प्लस माइनस सिग्मा। द नॉर्मल कर्व इज कॉन्केव डाउनवर्ड इफ x इज ग्रेटर देन म्यू माइनस सिग्मा एंड इज लेस देन म्यू प्लस सिग्मा। यानी कि ये जिसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर सिग्मा जैसे यहाँ शो किया हुआ, ये अगर सिग्मा है तो इन पॉइंट्स पर, और यहाँ ये म्यू माइनस सिग्मा यही यहाँ आएगा। सिग्मा अगर ये है तो म्यू माइनस सिग्मा यहाँ आएगा। तो इस इतने ग्राफ पे ये जो है वो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, और बाकी ये दो अलग वैल्यूज जो हैं इन पे जो है वो ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड जा रहा होगा। यानी कि इस इंटरवल तक जो है वो सिर्फ कॉन्केव डाउनवर्ड होगा ग्राफ, बाकी इसके अलावा अगर जो भी है तो उस पर कॉन्केव अपवर्ड होगा ग्राफ। दैट डिपेंड्स कि सिग्मा क्या है। ये सिग्मा की हर वैल्यू के लिए ग्राफ की शेप थोड़ी बहुत चेंज होगी। The normal curve approaches the horizontal axis asymptotically as we proceed in either direction away from the mean. यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस जो है उस पे ये कर्व एसिम्प्टोटिकली टुवर्ड्स जाएगा इसके। एसिम्प्टोटिकली का मतलब ये कि ग्राफ ऊपर से जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल आ रहा है, तो अब इसके मजीद ये यूं एक्सटेंड होता जाएगा बिल्कुल अलोंग एक्स एक्सिस। ये मैंने ऊपर शो किया है, वरना वैसे ये बिल्कुल इसके साथ जैसे ये ग्राफ यूं आ रहा है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग चला जाता रहेगा, और यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये यूं आते आते एक्स एक्सिस के अलोंग ही जाएगा। यानी कि मजीद वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी ये नहीं कि यहाँ से भी यूं आकर ये नीचे जा रहा होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कर्व जो है वो एसिम्प्टोटिकली एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, चाहे हम मीन से किसी तरफ भी जाएं, आप लेफ्ट साइड पे भी जाएं राइट साइड पे भी जाएं, ग्राफ जो है वो मजीद एक्स एक्सिस के अलोंग ही चलता रहेगा। द टोटल एरिया अंडर द कर्व एंड अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज इक्वल टू 1। यानी कि कर्व के अंडर और एक्स एक्सिस के अबव जितना भी एरिया है दैट शोज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज करें नॉर्मल कर्व की तो वो भी इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि इसने कहा कि टोटल जो मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन और वेरिएंस पे ही हम ये फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं। सो दैट इज व्हाई मीन इज म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस। तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई सिग्मा, क्योंकि सिग्मा से ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करके इसको सॉल्व कर रहे थे। सो इट्स वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर एंड मीन